की केमिस्ट्री कवर हो रहा है, उसमें अगला कड़ी है यानी अगला वीडियो है। तो हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं कि आखिर परमाणु क्या होता है। तो देखिए परमाणु क्या है, किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो किसी पदार्थ यानी मैटर का संरचना करे। जैसे हमारे शरीर में सबसे छोटा कण क्या है, अगर हम शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में सबसे छोटा शरीर शरीर में सबसे छोटा चीज क्या है, कोशिका है, सेल। कोशिका के मिलने से बनता है ऊतक, ऊतक के मिलने से बनता है अंग, और अंगों के मिलने से बनता है शरीर। ठीक है, ठीक वैसे ही कि जब कोई पदार्थ बनता है तो उसमें सबसे छोटा चीज होता है से आपका जो है एटम। एटमों के मिलने से बनता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के मिलने से आपका जो है यौगिक यानी कंपाउंड बन जाते हैं। ठीक है, तो किसी पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा शुरुआती कण वो क्या होता है, परमाणु होता है। आइए हम लोग डिफिनीशन को भी समझते हुए चलेंगे और देखेंगे कि डिफिनीशन क्या कह रहा है। तो आइए देखते हैं हम लोग डिफिनीशन। दिया है कि परमाणु किसी भी साधारण पदार्थ एलिमेंट की वह सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक गुणों को बरकरार रखती है। यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। रासायनिक गुण का मतलब ये है कि जब एक बार परमाणु बन गया तो उसके जो लक्षण होंगे, रिएक्शन करने का लक्षण होगा या कोई पदार्थ बनाने का लक्षण होगा, वो हमेशा एक समान रहेगा, वो कम और ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, और परमाणु की संरचना कैसा है, तो परमाणु की संरचना हम लोग स्फेरिकल समझते हैं, जबकि परमाणु का संरचना स्फेरिकल नहीं होता, लेकिन स्फेयर जैसा ही समझते हैं। तो बीच में जो होता है वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बीच में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इसके चारों तरफ कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन सबको मिलाकर बनता है एटम। ठीक है, परमाणु के जो लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एटम, उसको भी समझ लेते हैं हम लोग, क्या है क्या क्या नहीं है, आइए समझते हैं। देखिए स्ट्रक्चर, परमाणु जो बना है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। नाभिक में कौन कौन होते हैं, तो अभी हम बता दिए कि जैसे ये जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं नाभिक। ये न्यूक्लियस है, हिंदी में इसको नाभिक बोलते हैं। और इस नाभिक के चारों ओर ऑर्बिटल्स हैं, कक्षाएं बनी हुई हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। दूसरा क्या है कि परमाणु जब अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लेके बराबर कर ले, यानी जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए, जितना अंदर प्रोटॉन बैठे हैं उतना ही अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो न्यूट्रल होता है। और जो हमको प्रकृति में मिलते हैं, जितने भी एलिमेंट मिलते हैं उनके परमाणु उदासीन होते हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। द्रव्यमान की बात करें तो परमाणु का सारा जो द्रव्यमान है, सब द्रव्यमान कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। यानी न्यूक्लियस का मतलब जो बीच में हमारा न्यूक्लियस, ये यहाँ पर सारा का सारा द्रव्यमान होता है। क्योंकि ये जो चारों तरफ ऑर्बिटल बने हुए हैं इनमें तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में एक खाली खाली जगह होता है जिसे नोड कहते हैं। हर जगह इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो सारा का सारा द्रव्यमान किनके ऊपर डिपेंड है, इस बीच वाले पोर्शन पे। और इस बीच वाले पोर्शन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस बीच वाले पोर्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो सारा का सारा जो है, जो भार है वो न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड रहता है। अगला क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉन विशिष्ट कक्षाओं में व्यवस्थित होते हैं। जैसे कार्बन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो कार्बन जो होता है 6वें स्थान पे होता है। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और बचा हुआ 4 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में जाएगा, और इलेक्ट्रॉन रहते तो वो अगले में जाते हैं। ठीक है, कैसे भरे जा रहे हैं, इसके लिए होता है 2n² रूल, या इसको हम लोग ऑक्टेट नियम कहते हैं, ऑक्टेट रूल। पहली कक्षा में 2 रहेगा, दूसरे में 8, फिर 18, 18 ऐसे 32, 32 ऐसे बढ़ते हुए आगे जाते हैं हम लोग। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, देखिए नाभिकीय बल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसे कहते हैं नाभिकीय बल। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नाभिक बांध के रखता है, जिस बल से बांध के रखता है वो है नाभिकीय बल। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में ये फोर्स लगाकर एक दूसरे को स्थिर रखते हैं। ठीक है, अगला है कि आकार। तो देखिए जो हमारा न्यूक्लियस है वो होता है बीच में, इसका जो आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है लगभग। और जो ये ऐसा बना हुआ है, ये जो बना हुआ है न्यूक्लियस, ये तो ये जो ऑर्बिट बने हुए, ऑर्बिट और न्यूक्लियस सबको मिला के बनता है एटम। तो एटम की जो साइज होती है, जहां तक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ऐसे भिन्न भिन्न कक्षाएं बनी होती हैं, तो जहां तक इलेक्ट्रॉन रहेंगे सबको मिलाकर
बनता है एटम, और एटम की जो साइज है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये फर्मी में होता है, और ये 10 मीटर का मतलब है कि एंगस्ट्रॉम के रेंज में होता है। यानी एंगस्ट्रॉम किसको नापता है, तो एंगस्ट्रॉम नापता है तरंग दैर्घ्य को। ठीक है, इतना था परमाणु के बारे में। आई आई होप आपको ये बातें बड़े अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं अणु क्या होता है। तो अभी शुरू शुरू में बताया हम कि जिस प्रकार हमारा शरीर सबसे पहले कोशिका बनाता है, फिर कोशिकाओं से मिलके बनता है क्या, आपका ऊतक। ठीक उसी प्रकार हमारा जो एटम है, अब एटम जो है अपने ऑक्टेट को यानी अपनी कक्षाओं को पूर्ण करने के लिए दूसरे एटम से ऐसे मिल जाता है। एटम और एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है या शेयरिंग होता है। इसके वजह से एक नया तत्व बन जाता है जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब है अणु, यानी एटमों के संयोजन से, यानी परमाणुओं के कई परमाणुओं से, या कम से कम दो रहे या दो से ज्यादा परमाणु भी हो सकते हैं, उनके संयोजन की वजह से जो नया तत्व बनेगा उसे हम कहेंगे मॉलिक्यूल यानी अणु। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है ऑक्सीजन और प्लस ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन के लास्ट में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, और ऐसे ही दूसरे वाले जो रहेंगे उनके भी लास्ट में रहेगा 6 इलेक्ट्रॉन। और होना चाहिए 2 यानी स्क्वायर के रूल से ये होना चाहिए कि कम से कम लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, जिसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये जो है, ये लोग इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। इलेक्ट्रॉन का साझा कैसे करेंगे, ये इनका 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये, और इसी तरह ये वाला इनका 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और आपस में इस तरह के O2 जैसा मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं क्या, अणु बोलते हैं। यानी दो या दो से ज्यादा जब एटम आपस में मिलेंगे तो अणु का जो है निर्माण हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो अगला है डाल्टन का जो है परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को भी देख लेते हैं, क्या कहा था इन्होंने। इस धरती पर पहले व्यक्ति डाल्टन थे जिन्होंने परमाणु के बारे में कुछ बातें कही थी। इन्होंने प्रूफ वगैरह कुछ नहीं कहा था, किया है, बस इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, मतलब अपने दिमाग की नसें दौड़ाए, घोड़े दौड़ाए, और कहा कि ऐसे ऐसे हो सकता है परमाणु। कुछ चीजें इनकी बातें मान ली गई कुछ कुछ सालों तक, और कुछ चीजें आज भी चल रही हैं और कुछ चीजें गलत हो गई। ठीक है, तो आइए पहले इनके परमाणु सिद्धांत को हम लोग समझते हैं और देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा था। पहली बात इन्होंने कहा था कि पदार्थ जितने भी जो है परमाणु है या पदार्थ के परमाणु जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होने का मतलब ये है कि उन कणों को हम तोड़ नहीं सकते। इनका मानना ये था उस वक्त, ये 1819वीं सदी की बात है, 1800 कुछ के बाद इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। तो इनका मानना था कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से बना है, लेकिन वो कण जो होंगे वो टूटेंगे नहीं, और उन न टूटने वाले अंतिम कण को हम बोलेंगे परमाणु। पहली बात ये इन्होंने कहा था। लेकिन आज हम जानते हैं कि परमाणु जो है उसको हम तोड़ चुके हैं, और तोड़ के अंदर हमने देख लिया है कि इसके अंदर क्या क्या है। तो मास लेस पार्टिकल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जिनमें मास है, वजन है, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, और बीच में क्या मिला था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इतना मिला हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने दूसरा बताया था कि परमाणु अविभाज्य है। अविभाज्य होने का मतलब यह है कि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया हो गया, कोई भी जब रिएक्शन हो गया, दो या दो से ज्यादा एटम आपस में मिलेंगे तो वो खत्म नहीं होंगे। और ये सिद्धांत आज भी लागू है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन होता है तो कोई एटम खत्म नहीं होता है ना। तो अपनी संख्या कम ज्यादा भले कर ले, लेकिन खत्म नहीं होगा। जैसे पानी पानी का ही बनना ले ले, तो अगर पानी बनेगा तो इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो इधर जो पानी बन के निकलेगा वो उसमें भी हम देखेंगे तो हाइड्रोजन 4 रहेगा, ऑक्सीजन 2 रहेगा। इसके जस्ट पहले वाले में हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम पढ़े थे, वहां पर भी हम लोग देखे थे कि इधर जितने ग्राम लिया गया था उतने ग्राम उधर बन गया था, या जितने मालिक्यूल इधर थे उतने मालिक्यूल उधर बने हुए थे। तो दूसरी बात इन्होंने ये कहा हुआ था। ठीक है, तीसरी बात इन्होंने क्या कहा कि एक ही तत्व के परमाणु समान होंगे। कहने का मतलब अगर जैसे हाइड्रोजन लिए हैं, तो जैसे हम लोगों ने लिया है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन चाहे कहीं से भी मिल जाए, तो हाइड्रोजन चाहे यहाँ मिले चाहे कहीं मिले, मतलब धरती पे मिले, आसमान में हाइड्रोजन मिले, जमीन के अंदर मिले, तब तो एक ही है। तो इनका जो परमाणु रहेगा वो भी बिल्कुल और बिल्कुल एक जैसा रहेगा। बीच में रहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक, और बाहर जो है एक इलेक्ट्रॉन घूम रहेगा। ये बात इन्होंने कहा कि कोई भी तत्व रहेगा उनके परमाणु कहीं पर भी मिले, कहीं पर भी वो मिल जाए, हमको इस ब्रह्मांड में मिल जाए, कहीं भी मिले, उनके जो एटम रहेंगे वो एक समान रहेंगे। ये बात इन्होंने कहा। फिर उन्होंने क्या कहा था कि विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होंगे, मतलब हाइड्रोजन का अपना एक होगा, हाइड्रोजन का अपना होगा, ऑक्सीजन का
जैसे हाइड्रोजन का परमाणु है, तो हाइड्रोजन के परमाणु जो होंगे, हाइड्रोजन का परमाणु एक प्रोटॉन लिया होगा और एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा। ठीक है। ऑक्सीजन की बात करेंगे, अगर जैसे जैसे ही ऑक्सीजन की बात करेंगे हम लोग, मान लीजिए ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो जो ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन था, जब हम लोग ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इनमें कम से कम दो कक्षाएं होंगी, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। तो हर जगह हर परमाणु का अपना जो है अलग से एटम बने होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन रहेगा उसका अलग परमाणु रहेगा, हाइड्रोजन जो रहेगा उसका अलग परमाणु रहेगा। ये बात इन्होंने कहा था। फिर परमाणु यौगिक बनाने के लिए संयोजन करते हैं। इन्होंने बताया कि जितने भी परमाणु हैं अपना संयोजन इसलिए करते हैं ताकि वो यौगिक बना सके। इन्होंने ये नहीं बताया है, ये बात ध्यान देने वाली बात है कि इन्होंने ये नहीं बताया था कि परमाणु अपना आउटलेट कंप्लीट करने के लिए यौगिक बनाते हैं। इन्होंने कहा कि जो परमाणु है वो आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। लास्ट वाली जो बात उन्होंने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया पुनर्गठन, एक रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु केवल पुनर्गठित होता है, और ये बात बिल्कुल सही है, आज भी सही है। क्या कि जो कोई, अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का दिया हुआ है और क्लोरीन का दिया हुआ है, तो केवल और केवल, एक मिनट यहाँ से लेके बढ़ाते हैं आपको। इन्होंने कहा था क्या कि कोई रिएक्शन होगा तो उसमें परमाणु केवल और केवल पुनर्गठित होंगे। पुनर्गठित होने का मतलब यह है कि वो एक खत्म नहीं होंगे, बस अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंजमेंट आप एटम्स होता रहेगा, ये बात कहा था इन्होंने। आई होप आपको ये बातें बड़े अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आइए देखते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां, और इस वीडियो को करते हैं खत्म। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इनकी कमियां क्या क्या थी। चलिए इनकी कमियों को पढ़ते हैं और हम लोग इसको खत्म करते हैं, इस चैप्टर को। देखिए, पहली कमी क्या थी, इन्होंने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन आज हम जानते हैं कि परमाणु को तोड़ के उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन इतना खोया जा चुका है, मतलब इतने से ज्यादा होते हैं। एंटी प्रोटॉन होता है, एंटी न्यूट्रॉन होता है, एंटी प्रोटॉन मिल चुका है, एंटी न्यूट्रॉन भी होता है, बोसान होता है, मेसान होता है, फोटान होता है, सभी परमाणु से मिलते हैं, और वो परमाणु को तोड़ के ही मिलते हैं, उसके अंदर मिलते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर फेल हो गए। इन्होंने अपना जो कल्पना दिया था कि परमाणु नहीं तोड़ा जा सकता, तो परमाणु को तोड़ा जा सकता है। दूसरी बात ये थी कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु भी हो सकते हैं। इन्होंने कहा था कि एक ही तत्व के एक परमाणु मिलेगा, लेकिन आज हम जानते हैं कि समस्थानिक संभारिक मिल रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन में 3 तरह के हमारे पास हाइड्रोजन है। कौन से है? पहला है प्रोटोनियम, प्रोटोनियम है। फिर दूसरा जो है वो है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। एक मिनट, थोड़ा छोटा लिखते हैं और आपको क्लियर बताते हैं। देखिए, 3 तरह के हमारे पास 3 तरह के, पहला है पहला है प्रोटोनियम, प्रोटोनियम है। जो दूसरा है, यहाँ पर स्थान एक ही है, इसको हम लोग ड्यूटेरियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम। और जो तीसरा होता है उसको हम लोग टाइटेनियम बोलते हैं, टाइटेरियम। तो एक ही परमाणु के कई अपरूप मिल सकते हैं, समस्थानिक मिल सकते हैं। यहाँ पर भी एग्जांपल दे रखा है, देखते हैं हम लोग। देखिए, कार्बन 12 दिया हुआ है, कार्बन 13 दिया है, कार्बन 14 दिया हुआ है, हाइड्रोजन का आपको बता ही दिए। तीसरी बात इन्होंने कहा था कि विभिन्न तत्वों के समान परमाणु, इन्होंने कहा था कि अलग अलग परमाणुओं के अलग अलग जो है एटम होंगे और एक जैसे नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर अब हम जानते हैं, जैसे आर्गन है और कैल्शियम है, इन दोनों का अगर हम देखें भार, परमाणु भार, तो एक जैसा है। ठीक है। चौथी बात इन्होंने कहा था कि द्रव्यमान और ऊर्जा का रूपांतरण, डाल्टन ने कहा था परमाणु न तो बनाए जा सकते हैं न ही नष्ट किए जा सकते हैं, लेकिन नाभिकीय जो संलयन और नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं होती हैं, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, जिसपे परमाणु बम और हाइड्रोजन बम बनाए जाते हैं, वहां पर देखें तो इस सिद्धांत को फेल कर देता है। यहाँ पर परमाणु नष्ट हो जाता है, और आइंस्टीन का जो हमारा दिया गया फार्मूला है E बराबर mc², उसके हिसाब से हमको E बराबर mc², परमाणु नष्ट होकर ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है। पांचवी बात इन्होंने कहा था कि जटिल यौगिकों का निर्माण, इन्होंने कहा था कि डाल्टन ने बताया था कि जो परमाणु है वो आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं,
और एक सरल यौगिक बनाते हैं, उनका अनुपात हमेशा सरल रहेगा। जैसे पानी का एग्जाम्पल देखा जाए तो वहाँ 2:1 मिला था, लेकिन जो जटिल परमाणु है, जैसे इन्होंने हीमोग्लोबिन का दिया हुआ है संरचना, तो इनका सरल अनुपात देखिए नहीं मिलेगा, भयानक सरल है। फिर अपरूप और गैसीय अभिक्रियाएं, इन्होंने कहा था ऊपर डाल्टन के सिद्धांत के अपरूप, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, विभिन्न परमाणु विभिन्न गुणों के गे-लुशक गैसीय आयतन के नियम की व्याख्या नहीं करते। अच्छा, इन्होंने जो है गे-लुशक का जो गैसीय नियम था कि भिन्न-भिन्न आयतन सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर जो एटम है अगर वो कंबाइन होती हैं, भिन्न-भिन्न टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर एटम जो कंबाइन होंगे, भिन्न-भिन्न सेम एटम और सेम सेम टेम्परेचर होना चाहिए और सेम प्रेशर होना चाहिए। इस पे अगर एटम कंबाइन होंगे तो वे सरल अनुपात में कंबाइन होंगे। यही था जो है गैर-लुसिक का नियम, तो उसकी भी व्याख्या इन्होंने नहीं किया था। तो इन 6 तरीका जो है इन्होंने कमियाँ बताया था और इन 6 बातों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो आज हम लोग दूसरा लेक्चर कवर कर लिए जिसमें आपको परमाणु पढ़ना था, अणु पढ़ना था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ना था और उनकी कमियाँ। कमियाँ नहीं दिया था लेकिन मैंने कमियाँ पढ़ा दिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।